साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं? इस सवाल से भी बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या केंद्र की सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और यह सवाल क्यों खड़ा हुआ है यह भी आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने दोस्तों जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इतने गंभीर सवाल हैं, इतनी बड़ी घटना का जिक्र है दोस्तों कि आप यकीन मानिए, अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहे तो इससे बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। इतना पुख्ता सबूत है दोस्तों, इतना पुख्ता। और आप देखिए, मोदी सरकार के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि संवैधानिक प्रावधानों का बहुत सोच समझकर उपयोग होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के मामले में दोस्तों आप देखिए, इन्होंने अपनी ही सरकार मणिपुर में तो लगा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी सारी घटनाओं के बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। लेकिन अब यह मामला दोस्तों कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके बाद मैं मानता हूं, और आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, कितने बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और यह हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी है, इसमें आरोप नहीं, इसमें रिपोर्टिंग की जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, क्या क्या हुआ है, कितनी बड़ी खामियां हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी, उसमें टीएमसी पार्टी के नेताओं विधायकों का भी नाम है इस कमेटी की रिपोर्ट में। और तो और दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं को देखकर, उसके धर्म को देखकर मारा गया, इसी तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई, यह बात भी रिपोर्ट से सामने आती है। तो आज आपके सामने दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो जुडिशरी द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में आई है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि हमें भी अपनी मांग जरूर रखनी चाहिए कि हां, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, और क्यों है उसकी भी वजह आपको बताऊंगा। एक तो कमेटी की रिपोर्ट, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ था वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों, कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा। और हां, जैसा मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों, HB पोएट्री जो राष्ट्रवादी कविताओं के लिए नया चैनल दोस्तों बनाया है, उसमें दूसरी कविता अपलोड की है, जरूर देखिएगा। ये कविता हमारा ऐसा चौकीदार भूपेंद्र त्यागी जी एक अच्छे कवि हैं, उनकी कविता है। जरा एक झलकियां आपको दिखाता हूं, देखिए ना। स्वाभिमान को खोने नहीं दिया, घाटी में बीज रार का बोने नहीं दिया, कि घाटी में बीज रार का बोने नहीं दिया, पैदा वहां विकास। अब ये पूरी कविता तो दोस्तों HB पोएट्री पर ही देखिएगा, वहां भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका स्वागत है दोस्तों वहां पर भी। आइए खबर पे ही सबसे पहले आते हैं। पश्चिम बंगाल में आप सिर्फ इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। हिंदुओं पर होते रहे हमले, सोई रही पुलिस, बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट की रिपोर्ट में टीएमसी पर नई आंच। साफ साफ चुन चुन कर हिंदुओं पर हमले हुए, पुलिस प्रशासन ने अपने निकम्मेपन की गवाही दी, और यह रिपोर्ट में सामने आई है। अब इससे बड़ी रिपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती कि भाई, एक धर्म के लोगों को, जिस देश में, जिस राज्य में हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं चुन चुन करके। पुलिस प्रशासन निकम्मा है, नाम आ रहा है टीएमसी का, और रिपोर्ट है जुडिशरी द्वारा गठित कमेटी की, हाई कोर्ट की। अब मैं इसी सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। जानते हैं आप,
इसी मुद्दे पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी और उस समय सारे मामले गरमाए हुए थे। आप याद कीजिए, वक्फ वाला मामला भी जो अभी चल भी रहा है, इस पर मैं फिर से आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, और दूसरा तमिलनाडु गवर्नर वाला मामला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसा था। गवई साहब थे जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि हम पर तो संसदीय कार्यों में दखल का आरोप लग रहा है। इन्होंने कहा कि क्या हम ही राष्ट्रपति को आदेश दें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, यह हमारा क्षेत्र नहीं है। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। भले मणिपुर में बड़ी सक्रियता थी, लेकिन इस मामले में, और खास करके दोस्तों राष्ट्रपति शासन के मामले में, इसमें तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। और यह कितना बड़ा मामला है, मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताऊं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने साफ कहा दोस्तों कि ये जो मुर्शिदाबाद की हिंसा है वो पूरी तरह से पहलगाम है। दोनों ही जगहों पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया और जो हमलावर थे वो चेहरे छिपाए हुए थे, वहां भी यहां भी। मैं एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं दोस्तों, और उसके बाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है उसकी एक एक बारीकी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहले यह बयान सुन लीजिए। बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस, यानी ये भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। दोस्तों घटना यह है कि 11-12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भयानक हिंसा हुई। मतलब जो उपद्रवी है ना, उन्होंने एक तरीके से नंगा नाच किया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, दंगा फसाद। क्यों? वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे और विरोध करने के बाद इन लोगों ने हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया। कोलकाता हाई कोर्ट को दोस्तों एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी पड़ी, जिसने कि अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, कई चौंकाने वाले खुलासे। स्थानीय नेताओं की भूमिका थी, पुलिस की निष्क्रिय थी, पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय थी। एक स्थानीय विधायक की भूमिका थी जो 11 अप्रैल को हिंसा की जगह में गया, देखा और चला गया छोड़कर। 12 तारीख को भी हिंसा होती रही। अब क्या है, कौन है, जरा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कोलकाता हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया था। वो 3 सदस्यीय कौन है ये भी आपको बताता हूं। पहला, जोगिंदर सिंह, जो रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। दूसरे, सत्य अर्नब घोषाल, जो पश्चिम बंगाल एलएसए के सदस्य सचिव हैं। तीसरे, सौगता चक्रवर्ती, जो वेस्ट बंगाल में ही एक जेएस के रजिस्ट्रार हैं। इन लोगों ने बाकायदा पूरे मामले की जांच की, एक एक जगह पर गए और उसके बाद आप देखिए ये रिपोर्ट तैयार की है। देख रहे हैं कितने पन्ने की है? 1, 2, कई पन्नों की रिपोर्ट है। एक एक जानकारी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दी गई है। अब मैं आपको एक एक करके छोटी छोटी चीजें बताता हूं। इस रिपोर्ट की दोस्तों जो पहला बड़ा खुलासा है वो ये है कि पुलिस जो है पूरी तरह से निष्क्रिय थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के स्थानीय अधिकारियों की गंभीर लापरवाही बताई है और रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि मुख्य हमला 11 अप्रैल को हुआ था। उस दिन स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी और जब यह हिंसा हो रही थी उस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका एक नेता पूरी तरह से शामिल था। इसमें यह लिखा हुआ है,
धुलियाना शहर में हमलों को भड़काने में एक स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी पहला पॉइंट, आपकी पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रही। दूसरा पॉइंट, आप ही का नेता इस दंगे को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ता हूं दोस्तों। उपद्रवियों का लीडर था टीएमसी नेता। रिपोर्ट में अंधाधुंध आगजनी और लूटपाट तथा दुकानों को लगातार नष्ट करने की बात भी उजागर की गई है। महबूब आलम उपद्रवियों के साथ आया। उपद्रवी चेहरा ढककर आए थे। स्थानीय नेता अमीरुल इस्लाम ने देखा कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ है और फिर हमलावरों ने उन्हें आग लगा दी। आप देख रहे हैं एक एक बात लिखी हुई है कि स्थानीय नेता अमीरुल इस्लाम आया, सारे लोग चेहरे ढककर आए थे, उन लोगों ने देखा कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ है, फिर हमलावरों ने उन्हें आग लगा दी। हमलावरों ने बाकायदा पानी का कनेक्शन काट दिया था ताकि आग बुझाई ना जा सके। और इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है कि बेटबोना गांव में 113 घर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस हिंसा में दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, 2 लोगों की हत्या। और इस रिपोर्ट में 12 अप्रैल को जो हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या की गई थी, उसका भी जिक्र है। आप जानते हैं दोस्तों कि दोनों पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पिता की उम्र 74 वर्ष और बेटे चंदन दास की उम्र 40 वर्ष। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। हमलावरों ने उनके घर का मेन गेट तोड़ दिया, दोनों को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला और एक व्यक्ति वहां तब तक इंतजार करता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। और एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन जो कहते हैं ना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए यह कहानी है। इस व्यक्ति को जो 2 पिता पुत्र पर हमला किया गया, उसकी हत्या की गई, जानते हैं उनमें कौन शामिल है? उसका पड़ोसी, जो मुस्लिम पड़ोसी है, वो भी शामिल है। यानी इसका भी अब्दुल इसको जाकर मार गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद हुई हिंसा ने इलाके की दुकानों और बाजारों को तहस नहस कर दिया। किराने की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, बिजली और कपड़ा की दुकानें नष्ट कर दी गई। सिर्फ घोषपाड़ा एक जगह, वहां 29 दुकानें नष्ट कर दी गई, मंदिर नष्ट कर दिए गए। और रिपोर्ट में एक लाइन लिखी है, यह भी सुन लीजिए। यह सब कुछ स्थानीय पुलिस के 300 मीटर के दायरे में हुआ। यानी पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन चौपट, बिल्कुल गुंडा राज, अराजकता, यह बंगाल की स्थिति है। इस रिपोर्ट में एक और जिक्र है दोस्तों, वो भी बताता हूं। जो एमएलए है, विधायक, स्थानीय विधायक, उसका जिक्र है, जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ देखकर चले गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय विधायक जिनका नाम है अमीरुल इस्लाम, वहीं मौजूद था। उसके सामने हिंसा होती रही, उसने कोशिश नहीं की बल्कि चुपचाप खिसक गया। और इस पूरे एपिसोड में जो सबसे दर्दनाक बात है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि चुन चुन कर इस हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जब परेशान लोगों ने मदद के लिए पुकारा तो पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां तक कि हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों को पास के मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी, भागना पड़ा। और पुलिस प्रशासन को पता लग गया तो उन्हें वहां से भगा दिया। मदद करने नहीं आए, मरने के लिए छोड़ दिया। और जो हाई कोर्ट ने दोस्तों 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बनाई है ना, वो गांव में जा करके पीड़ितों से बात की है, तब जाकर यह रिपोर्ट बनी है। इस रिपोर्ट से एक बात बहुत साफ है दोस्तों कि यह हिंसा सुनियोजित थी।
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हिंसा सुनियोजित थी और इसे संगठित अपराध के रूप में वर्णित किया गया है। और तब जाकर कमेटी ने यह कहा है कि जिन लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है, जिनका सब कुछ लुट पिट गया है, उनके लिए मदद की जानी चाहिए, उनके जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके मूल स्थान में स्थापित करना चाहिए, वापस भेजना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जो संपत्ति नष्ट हुई है उसका मूल्यांकन करके उन्हें सहायता देनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अनेक लोग घायल हो गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस के बेशर्म सांसद, और जो दिल्ली में बैठ करके यहां बनाते हैं ना सारा, जिसमें एक सागरिका घोष भी है, वो झुठलाने में ही लगे रहे। ये बिहारी बाबू एक शब्द नहीं निकला, कुछ भी नहीं। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लोग सिर्फ ये कहते रहे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहलगाम में तो बड़ा उछल उछल करके बोल रहे थे। वहां चंदन दास और उनके पिता की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और इसी मामले में आपको बताऊं दोस्तों कि गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी थी गृह मंत्रालय को 4 मई को, और इसमें यह साफ कहा गया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा प्री प्लान थी। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया था। बंगाल के गवर्नर ने दावा किया, उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से ही प्लान की गई थी। राज्य सरकार को पहले से ही खतरा का अंदेशा था, क्योंकि 8 अप्रैल को वक्फ एक्ट जारी होने के तुरंत बाद हिंसा भड़क गई और राज्य सरकार ने उसी दिन इंटरनेट बंद कर दिया। अब आप देखिए, ये जो इलाका है ना दोस्तों, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस इलाके में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। और यही उनकी सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना कसूर क्या है, वो यही कसूर है कि ये अल्पसंख्यक हो गए। अब उनको इस तरह के जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा, कम से कम जब तक टीएमसी की सरकार है। और अब ये बात कोई कहने सुनने की नहीं है, ये हाई कोर्ट की कमेटी है। हाई कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप चले जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना, तो बोलेंगे भैया हम क्या बोलें, उनको करना है। अब इसमें एक आम राय बनाने की जरूरत है, क्योंकि याद कीजिए अगले साल बंगाल में चुनाव है, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। इतनी दहशत है पश्चिम बंगाल के भीतर, उनको पता है आज हम साथ दे भी दे तो ये लोग हमको मार डालेंगे, कोई नहीं बचाने आएगा। खुलेआम गुंडाई चल रही है। आपको अभी से राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां की पूरी व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। वहां पर तो वोटिंग कार्ड भी जांचना पड़ेगा, आधार कार्ड जांचना पड़ेगा। कितने बांग्लादेशी घुस गए हैं दोस्तों? आप सहमत हैं या असहमत हैं, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे भी मदद मिलेगी ये समझने में कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर बिल्कुल एक नया गीत तैयार कर रहा हूं, तो मैं निवेदन करता हूं। देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 गीत तैयार किए थे। अब अगला शायद एक भक्ति गीत तैयार कर रहा हूं, तो वो अपलोड करूंगा मेरी ही आवाज़ में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।